जय हिंद सभी दोस्तों को। आप सभी का लक्ष्य कोचिंग क्लासेज यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आपको कहीं 3-4 दिन से क्लासें नहीं हो पा रही थी, तो किसी कारणवश से वीडियो नहीं अपलोड कर पाया मैं। आज से शुरू कर रहे हैं अपन। क्लास 10th की मैथ तो अपने चल ही रही है। इसके साथ मैंने एक और विचार किया, जो कक्षा 9th वाले बच्चे हैं ना, उनके लिए तो उनको भी कुछ फ़ायदा मिलना चाहिए। तो हमारी तरफ से लक्ष्य कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल पर विज्ञान का चैप्टर नंबर 6, ठीक है, जो उत्तक वाला पार्ट है ना आपका साइंस में, उस पार्ट को, जो उत्तक वाला पार्ट है ना, उसको अपन कंप्लीट करेंगे। यानी 12-13 वीडियो में आपके इसी क्लास 9 की पूरी साइंस कंप्लीट करवा देंगे। तो चलते हैं। इससे पहले अगर आप में से कोई नया छात्राएँ हैं तो अपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आपके सपोर्ट की फुल ज़रूरत है हमारे को। तो चलते हैं क्लास का पहला बैच, ठीक है। देखो, सबसे पहले क्या है, उत्तक किसे कहते हैं, ठीक है। तो देखो, इसमें उत्तक के बारे में बताना है आपको। ये पार्ट का नाम है आपका क्लास 9th की चैप्टर नंबर 6। देखो, सबसे पहले क्या है, उत्तक किसे कहते हैं ना। देखो, तो एक तो इसमें देखो, शरीर के जो अंदर निश्चित कार्य, 2 मिनट ना, मैं आपको थोड़ा सा इसमें देखो, शरीर के अंदर शरीर के अंदर एक निश्चित कार्य निश्चित स्थान कोशिकाओं को विशिष्ट समूह द्वारा संपन्न किया जाता है। कोशिका का यह समूह उत्तक कहलाता है। देखो, उत्तक किसे कहते हैं, सबसे पहले तो आपके प्रश्न आएगा। तो शरीर के जो अंदर निश्चित कार्य में निश्चित स्थान पर जो कोशिकाओं को विशिष्ट समूह द्वारा संपन्न किया जाता है, इसे ही क्या कहा जाता है, उत्तक कहा जाता है। जैसे कि फ्लोएम हुआ, पेशी उत्तक हुआ, ये सब इसी के अंतर्गत आते हैं। अब बात करते हैं पादप उत्तक किसे कहते हैं, ठीक है। तो पादप उत्तक किसे कहते हैं, देखो, पादप उत्तक किसे कहते हैं ना। तो पादप उत्तक किसे कहते हैं, इसमें देखो, विब्बे योतक पौधों में वृद्धि कुछ निश्चित क्षेत्रों में ही होती है। ऐसा विभाजित उत्तकों के उन भागों में पाए जाने के कारण होता है। ऐसे उत्तक को विब्बेयोतक युतक कहा जाता है। विब्बेयोतक की कोशिकाएं अत्यधिक क्रियाशील होती है। उनके पास बहुत ही कोशिका द्रव, पतली कोशिका भित्ति, स्पष्ट केंद्र के उनके पास राजधानियाँ नहीं होती। जो भी विब्बेयोतक होते हैं ना, इनके पास राजधानियाँ नहीं होती। देखो, विब्बेयोतक में क्या क्या होता है, विब्बेयोतक की उपस्थिति वाले क्षेत्रों को आधार, शीर्षस्थ, कैबियन, पार्शियन, अंतरावष्टि भागों में वर्गीकृत किया गया है, ठीक है। तो प्राहारों शीर्षक विब्बेयोतक तनों वृद्धि भाग में विद्यमान रहता है तथा इनकी लंबाई वृद्धि करती है। ये जो विब्बेयोतक होते हैं ना, इनकी लंबाई में वृद्धि के लिए ये किया जाता है, ठीक है। अब देखो, तनों की परिधि का मूल उस विब्बेयोतक के कारण होते हैं। अब देखो, ये तना है ना, इसमें ये घाव होते हैं। फिर ये पार्श्व सिस्टम, शीर्षीय मिस्टोना, पार्श्व मिस्टेम और घाव मिस्टेम। अब ये आपके पास क्या है, इधर देखो, ये मज्जापरत है, ठीक है, और इसको मज्जापरत कहते हैं। ये जाइलम को किसे कहते हैं, जैसे मध्य प्राथमिक जाइलम, द्वितीय जाइलम और मेडुला किरण। ये इसमें पौधों में जाइलम होता है, जल का परिवहन करता है, उसे जाइलम कहते हैं, ठीक है। अब देखो, स्थायी उत्तक किसे कहते हैं। अब पढ़ेंगे अपन स्थायी उत्तक। विशिष्ट कार्य करने के लिए स्थायी रूप और आकार ले
लेने की क्रिया को विभेदीकरण कहते हैं। विभेद ऊतक की कोशिकाएं विष्टीकृत होकर विभिन्न प्रकार के स्थायी ऊतक का विकास करती हैं। ये जो विभेद ऊतक होते हैं ना, ये कि इनकी कोशिका होती है और वो अनेक प्रकार के स्थायी ऊतक का विकास करती हैं। अब एक होता है इसमें सरल स्थायी ऊतक। सरल स्थायी ऊतक उसे कहते हैं एपिडर्मिस के नीचे कोशिकाओं की कुछ परतें होती हैं, जिसे सरल स्थायी ऊतक कहते हैं। पेरेनकाइमा, देखो इस पेरेनकाइमा क्या है, पेरेनकाइमा सबसे अधिक पाया जाता है सरल स्थायी ऊतक में। इसका देखो, इसका प्रश्न कैसे पूछ सकता है, वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि पेरेनकाइमा सबसे अधिक पाए जाने वाला ऊतक कौन सा है। तो पेरेनकाइमा सबसे ज़्यादा किसमें पाया जाता है, सरल स्थायी ऊतक में। ठीक है, यह पतली भित्ति वाली जीवित कोशिकाएं हैं। ये प्राय बंधन मुक्त होती है और इस प्रकार ऊतक कोशिकाओं को मध्य काफी रिक्त स्थान होता है। ये जो कोशिकाएं होती है ना, स्थायी सरल स्थायी ऊतक, इनके बीच में रिक्त स्थान अधिक पाया जाता है। ये ऊतक भोजन का भंडारण करती हैं। अब इसके बाद में पढ़ेंगे पेरेनकाइमा कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो एक तो होता है क्लोरेनकाइमा। ठीक है, जो क्लोरेनकाइमा, जिन क्लोरोकाइमा पाया जाता है। देखो, फिर पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेनकाइमा, ये सभी इसमें पाए जाते हैं। ये होता है पेरेनकाइमा। ठीक है, इनमें छोटे छोटे कोशिका भित्ति होती है, इस सरल छिद्र होते हैं, कोशिका भित्ति होती है। ठीक है, अब देखो आगे क्या करेंगे इसमें अपन, लंबी पतली इनको छोड़ना है। जो मैं एपिडर्मिस किसे कहते हैं, ये प्रश्न पूछा गया है ना। तो एपिडर्मिस यह कोशिकाओं की सबसे बाहरी परत है। यह पौधों के सभी भागों की रक्षा करती है। जो एपिडर्मिस होती है ना, वो पौधों के सभी भागों की रक्षा करती है। ठीक है, अब देखो इसमें से बस इनके नाम ही याद रख लेना आप, तो कक्षा 9 वाले हो ना। तो ये पेरेनकाइमा कितने प्रकार का होता है, ये 5-6 प्रकार का, कितने 4 प्रकार का होता है। पेरेनकाइमा के 4 प्रकार होते हैं, क्लोरेनकाइमा, पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेनकाइमा। इनको चारों के नाम आपको याद रखने हैं। ठीक है, अब देखो यह पौधों का बाह्यतन एक मोम जैसी जल प्रतिरोध परत बनाती है। जल क्षय से विशुद्ध यांत्रिक आघात पर जैव कवक है। प्रवेश से पौधों की रक्षा करती है। अंतःकोशिकीय स्थान नहीं पाया जाता है। पत्तियों की एपिडर्मिस में छोटे छोटे छिद्र समान स्टोमेटा पाए जाते हैं। जो पत्तियों की जो एपिडर्मिस में छोटे छोटे छिद्र होते हैं ना, इनके समान स्टोमेटा पाए जाते हैं, जिनके द्वारा गैसों का आदान प्रदान तथा वाष्प उत्सर्जन होता है। इनके द्वारा क्या होता है, गैसों का आसान, देखो पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान तथा वाष्प उत्सर्जन किसके छिद्रों से होता है, तो स्टोमेटा पाया जाता है ना उनके छिद्रों पे, पत्तियों के छिद्रों पे, उनसे पाया जाता है। जड़ों की एपिडर्मल कोशिका पानी को सोखने का कार्य करती हैं। ठीक है, ये प्रश्न पूछ सकता है यहाँ से, पानी को सोखने का कार्य कौन करती हैं। जड़ों में पानी को सोखने का कार्य कौन करता है, एपिडर्मल कोशिकाएं। इनमें पाए जाने वाले बाल जैसे प्रवर्धन जड़ों को कुल अवशोषक सतह को बढ़ा देते हैं। ठीक है, अब इसमें से याद करने जैसा वही बताऊंगा मैं ना, ये सुबेरिन नामक पदार्थ से बनी। ये जो कोशिका होती है ना, ये मृत कोशिका होती है। इनके छालों में कौन सी कोशिका होती है, मृत कोशिका होती है। ठीक है, और सुबेरिन नामक पदार्थ से बनी होती है, हवा पानी के लिए अभय होती है। जटिल स्थायी ऊतक, इसको याद रखना ना, ये पूछा था कल क्वेश्चन है ना, IMP। जटिल स्थायी ऊतक एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। जटिल स्थायी ऊतक होते हैं ना, एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं और यह सभी एक साथ मिलकर एक इकाई की तरह कार्य करते हैं। उदाहरण जाइलम और फ्लोएम, मैंने बताया था ना, जाइलम और फ्लोएम, जाइलम के बारे में पूछा है और फ्लोएम के बारे में भी पूछा है प्रश्न। इन दोनों का संवहन ऊतक कहते हैं। ये मिलकर संवहन बंडल का निर्माण करते हैं। देखो जाइलम क्या होता है, जाइलम टेरिनवाइना, जाइलम पेरेनकाइमा, जाइलम वाहिका और जाइलम फाइबर। ऐसे ही फ्लोएम होता है ना, चालनी कोशिकाएं, साथी कोशिकाएं, फ्लोएम रेशे, चालनी नलिका, फ्लोएम पेरेनकाइमा, ये इनके नाम होते हैं। अब देखो जंतु ऊतक में पहले क्या याद रखना, पेशी कोशिकाएं किसे कहते हैं। तो इन कोशिकाओं का फैलना और सिकुड़ना अंगों को गति प्रदान करता है। ये जो पेशी कोशिका होती है ना, इनमें क्या होता है कि ये कोशिकाओं को फैलना और सिकुड़ने में मदद करती हैं। इसके बाद में इसमें क्या होता है, ये जो ना एपिथेलियन ऊतक, जंतु के शरीर को ढकने रक्षा करने एपिथेलियन ऊतक कहते हैं। ये भिन्न प्रकार के शारीरिक एक दूसरे से अलग के लिए अवरोध का निर्माण करते हैं। त्वचा, मुंह, आहार नाल, ठीक है, इन्हीं सभी के कार्य में कौन आता है, एपिथेलियन आता है। अब देखो चपटी एपिथेलियम, सरल छल की एपिथेलियम कोशिकाएं, रक्त नलिका अस्तर। ठीक है, तो ये क्या होता है,
सवन वर्णात्मक पारागम झिल्ली द्वारा होता है। चपटी एपिथेलियन कोशिकाएं पाई जाती हैं। आहार नली, मुंह का स्तर, त्वचा, नहीं की छल की एपिथेलियन कोशिकाओं का बना होता है। पश्चमी स्तर, इसको कोई याद नहीं रखना है इसमें से ना, इनमें से देखो जो याद करना है ना वही बताऊंगा मैं। अब इसमें से देखो ये संयोजी उत्तक है, इसको याद रख लेना है ना। ग्रंथिल एपिथेलियन इसको भी मत याद रखना, कोई दिक्कत नहीं इसमें भी। ये संयोजी उत्तक किसे कहते हैं, ये प्रश्न ना। रक्त का एक प्रकार का संयोजी उत्तक है। रक्त भी एक प्रकार का क्या है, संयोजी उत्तक है। संयोजी उत्तक की कोशिकाएं आपस में कम जुड़ी होती हैं। जो संयोजी उत्तक होता है ना, इसकी जो कोशिकाएं होती है वो आपस में कम जुड़ी होती है ना। क्या होती है, कम जुड़ी होती है। ठीक है। रक्त एक तरल आधारी भाग प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा में लाल रक्त कणिकाएं और श्वेत रक्त कणिकाएं तथा प्लेटलेट्स निलंबित होते हैं। प्लाज्मा में प्रोटीन, देखो प्लाज्मा में क्या क्या पाया जाता है, प्रोटीन, नमक, हार्मोन भी होते हैं। रक्त में क्या होता है, गैसों, शरीर के पचे हुए भोजन, हार्मोन, उत्सर्जन पदार्थ को भी एक भाग से दूसरे भाग में संवहन करते हैं। अब पढ़ेंगे अपन अस्थि किसे कहती है ना। अस्थि भी एक संयोजी उत्तक है। ठीक है, अस्थि किसे कहते हैं, अस्थि भी एक संयोजी उत्तक है। ये एक अन्य उदाहरण है। यह पंजर का निर्माण कर शरीर को आकार प्रदान करती है। यह मांसपेशियों तथा शरीर के मुख्य भागों को सहारा देती है। जो अस्थि होती है ना, ये मांसपेशियों तथा शरीर के मुख्य भागों को सहारा देती हैं। अस्थि कोशिकाएं कठोर आगाती में धंसी होती हैं, जो कैल्शियम फास्फोरस से बनी होती है। अस्थियां किससे मिलकर बनी होती है, ये प्रश्न पूछ सकता है वो। तो किससे मिलकर बनी होती है, कैल्शियम और फास्फोरस से मिलकर क्या बनी होती है, अस्थियां। अब देखो स्नायु, कंडर और उपास्थि, इन तीनों को भी याद रखना पड़ेगा। ठीक है, ये तीनों याद रखने जैसे हैं। तो स्नायु दो अस्थियों को आपस में जोड़ने का कार्य करती है। यह उत्तक बहुत लचीला और मजबूत होता है। ठीक है, स्नायु क्या होती है, दो अस्थियों को आपस में जोड़ती है। ठीक है, और ये बहुत ही लचीला और मजबूत होता है। अब देखो कंडरा क्या होता है, ये जो अपने जो आपके गर्दन के नीचे वाला एरिया है ना, इसको कंडरा कहा जाता है। यह संयोजी उत्तक अस्थियों और मांसपेशियों को जोड़ता है। ये जो कंडरा होता है ना, ये अस्थियों और मांसपेशियों को जोड़ता है। कंडरा मजबूत तथा सीमित लचीलेपन रेशेदार उत्तर होते हैं। उपास्थि एक अन्य प्रकार का संयोजी उत्तक है, जिसमें कोशिकाओं के बीच पर्याप्त होता है। इनका जो बीच का पर्याप्त स्थान होता है। इनकी ठोस शर्करा प्रोटीन से बनी होती है। जैसे आपका कान, नाक, ये सब इसी के, कंठ, ये सब इसी के होते हैं। अब देखो पेरियोस्टर संयोजित त्वचा मांसपेशियों के बीच रक्त नलिकाओं, नसों, अस्थिमज्जा में पाया जाता है। ठीक है, ये पूछ सकता है पेरियोस्टर कहाँ पाया जाता है। पेरियोस्टर संयोजित त्वचा मांसपेशियों के अस्थिमज्जा में पाया जाता है। ठीक है, आंतरिक अंगों को भी सहारा प्रदान करता है और उत्तकों की मरम्मत में भी सहायता करता है। ये प्रश्न पूछ सकता है, आंतरिक अंगों को सहायता कौन प्राप्त करता है, तो पेरियोस्टर। उत्तकों की मरम्मत में सहायता कौन करता, तो पेरियोस्टर। पेशी उत्तक लंबी कोशिकाओं का बना होता है, जिसे पेशीय भी कहा जाता है। हमारे शरीर की में गति के लिए उत्तरदायी पेशी एक विशेष प्रकार का प्रोटीन होता है। जैसे सिकुड़ने वाला प्रोटीन संकुचित एवं प्रसार के कारण गति होती है। ठीक है, अब देखो ये इतना तो आपको याद रखना है। इसके बाद में इधर से इसको मत रखना, आप चाहे याद है ना, ये अनैच्छिक पेशी को याद रखना है। ठीक है, अनैच्छिक पेशी किसे कहते हैं, जिन पेशियों की गति इच्छा के अनुसार नहीं होती उन्हें अनैच्छिक पेशी कहते हैं। एक तो होती है ऐच्छिक और एक होती है अनैच्छिक। ऐच्छिक पेशी वो जो इच्छा के अनुसार होती है उसे ऐच्छिक पेशी कहते हैं। अनैच्छिक जो इच्छा के अनुसार नहीं होती उसे अनैच्छिक पेशी कहते हैं। जैसे आहार नाल में भोजन का प्रवाह, रक्त नली अपन थोड़ी करते हैं, आँख की पलक, जैसे मूत्रवाहिनी, फेफड़े, आश्वासन आदि, ये क्या होते हैं, अनैच्छिक पेशियाँ होती हैं। जैसे कि आपको भूख लग रही है ना, तो पाचन आप थोड़ी करोगे, आपके अंदर का सिस्टम करेगा। ठीक है, पेशीय उत्तक लंबी कोशिकाओं का बना होता है, पेशीय उत्तक कहलाता है। ठीक है, ये हमारे शरीर को गति उत्तरदायी करता है। ठीक है, अब देखो ये चित्र आपको याद रखना है, ये तंत्रिका उत्तक वाला ये चित्र आपको कॉपी में बनाना है। ये प्रश्न कई बार पूछा हुआ है ना, IMPA, इसको आपको 100% याद रखना है। अब इसमें से देखो ये कार्डिक हृदय पेशी, हृदय की पेशियाँ जीवन भर लयबद्ध होकर प्रसार एवं संकुचित रहती हैं। अनैच्छिक पेशियाँ कार्डिक पेशी कहा जाता है। जो अनैच्छिक पेशियों को कार्डिक पेशी भी कहा जाता है। हृदय की पेशियों बेलनाकार शाखाओं वाली एक केंद्रीय होती हैं। तंत्रिका उत्तक की कोशिकाएं बहुत शीघ्र उत्तेजित होती हैं
उत्तेजित शीघ्र एक दूसरे स्थान तक पहुँचती है। मस्तिष्क, मेरुरज्जु, तंत्रिका सभी तंत्रिकाओं उत्तक कोशिका की बनी होती है। तंत्रिका उत्तक की कोशिकाओं को तंत्रिका न्यूरॉन कहा जाता है। प्राय न्यूरॉन में इसी एक लंबा वर्धन जिसको एक्सॉन कहते हैं, छोटा शाखा वाला प्रवर्धन डेंड्राइट होता है। एक तंत्रिका कोशिका 1 मीटर लंबी हो सकती है। एक तंत्रिका कोशिका कितनी मीटर लंबी होती है? 1 मीटर लंबी होती है। तंत्रिका रेशे से गुजरने वाली तंत्रिका स्पंद कहलाती हैं। ठीक है, तो देखो आज की क्लास में चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट करवाया। ऐसे में कम से कम आपको 12 वीडियो में आपकी पूरी साइंस क्लास 9th की साइंस पूरी कंप्लीट करवा देंगे और इसके नोट्स आप बेहतरीन तरीके से बना लेना और रिवीजन भी करते रहना। आपको एग्ज़ाम में 100% इससे फ़ायदा मिलेगा। और अगर एक बार और बोल रहा हूँ, अगर आप में से कोई नया छात्र हैं तो अपने यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद। और अगर किसी को किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए तो ये हमारे कॉन्टैक्ट नंबर है, इन पे एक बार आप विज़िट ज़रूर करें।